गुड इवनिंग गाइज। तो आज अपन ये नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, दैट इज इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री शुरुआत करेंगे और आज ये पहला बेसिक क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। किस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे ये सब चीज़ें बताऊंगा आज। ठीक है, ऑल ओके, शुरू करें। चलिए बच्चे, बेसिकली अपन को पढ़ना क्या है जी? भारतीय इतिहास। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा जनरल नॉलेज मेरे लिए। कितने लोगों को इतिहास से डर लगता है? एनीबडी जिसको इतिहास से डर लगता है? एक दो, और किसी को चार पांच, और किसको मजा आता है? ठीक है, तो बाकी लोग अभी कंफ्यूज हैं, है ना, डर और मजे के बीच में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अरे इधर इधर, सेकंड क्वेश्चन। कितने लोग पहले से पढ़ चुके हैं? एक दो तीन, थोड़ा बहुत। कितने लोग कुछ नहीं जानते इतिहास के बारे में? देखिए, मैं ये मान के चलूंगा कि आप कोई भी कुछ भी नहीं जानते हो। ठीक है, और हम एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, है ना। चुपचाप बस क्लास में आपको रहना है, बातें बंद करके। ठीक है, क्लास में अगर आप रहते हैं तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करने वाले हैं भारतीय इतिहास। सबसे पहले यही नहीं समझ में आता, सर व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है? फिर एक पीछे से उधर से एक होशियार खड़ा होता है और बोलता है सर ये तो हिस्टोरिया है। क्या है जी? हिस्टोरिया है। अच्छा, फिर इधर से कोई बोलता है सर पता है इसका मतलब क्या होता है? मैं बोला नहीं, हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना। क्या जानना जी? सर आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में नहीं। हिस्टोरिया का मतलब जानना है किसके बारे में? अतीत के बारे में। के बारे में जी? अतीत के बारे। इतिहास क्या है? हिस्टोरिया शब्द से निकला है। हिस्टोरिया का मतलब है जानना। क्या जानना? अतीत जानना। अच्छा, अतीत को जानोगे तो कैसे जानोगे? हाँ, अगर आप अतीत को जान रहे हो कैसे जानोगे? सपोज आपके बारे में जानना है, कैसे आप जान पाओगे? कुछ एविडेंस मिलेगा? यस और नो? यस और नो? तो यानी कि हमें कोई ना कोई एविडेंस देखने को मिलता है। पर हमें अतीत जानना है। अतीत जानने के लिए क्या चाहिए? साक्ष्य। अच्छा, व्हाट इज साक्ष्य? एविडेंस क्या है? एविडेंस देखिए, मान के चलो अभी हम मस्त यहाँ पढ़ रहे हैं, खुदा ना खास्ते ये बिल्डिंग गिर गई और मैं ऐसे ही खड़ा हो गया, हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, और आप ऐसे बैठे हुए हो। 1000 साल बाद जब खुदाई होगी तो ये भाई साहब मस्त ऐसे बैठे हुए हैं, इधर ये हंस रही है, दांत दिखा रही है। तो फिर कोई खुदाई करके ऐसे तोड़ेगा, यहाँ तो 32 दांत होता है, यानी कि मनुष्यों में 32 दांत होता था। ठीक है, फिर उनके हाथ में ये ब्रेसलेट है। यहाँ के लोग धातु का उपयोग करते थे, यहाँ के लोग ग्लास पहना करते थे। इस तरीके से कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे। यानी कि साक्ष्य का मतलब है सर खुदाई के बाद कुछ और जो भी खुदाई के बाद मिलता है तो हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। क्या बोलते हैं जी? पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत मोटे मोटे किताब लेके बैठे हो, है ना, कल के दिन ये भी तो मिलेगा। मेरा भी नोट्स पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। यानी कि खुदाई में कुछ ना कुछ लिखित साक्ष्य भी मिलता है। क्या मिलता है जी? इसी को बोलते हैं साहित्यिक साक्ष्य। क्या बोलते हैं? एक, तो यानी कि सर इतिहास का मतलब हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब जानना, जानना मतलब क्या जानना? अतीत जानना। अब जब जानोगे तो कैसे जानोगे? साक्ष्य कितने प्रकार के, कौन कौन सा? पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य। इज इट क्लियर? ओके, अब ये बताओ कि आपको लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज है कि आप इन सब को पढ़ के इतिहास लिख सकते हो, अतीत जान सकते हो? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। मतलब कि इस साक्ष्य को पढ़ के इतिहास जानने का काम जो करता है तो हम क्या बोलते हैं जी? इतिहास। क्या बोलते हैं? अब जैसे मान के चलो
ये मुझे मिला। हो सकता है कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल परे हूं, मैं आज तक सोशल मीडिया पे नहीं हूं, क्या सोचूंगा? आई थिंक पति पत्नी लड़ते होंगे, कि पत्नी द्वारा चला के मारा जाता होगा। मेरे दिमाग में कभी सोच गया नहीं, मुझे कभी टीवी ये सब बारे में आइडिया नहीं है ना। मैं अपने दिमाग के सोच से इसको सोचूं, यस और नो। अब ये लड़की दिन भर मूवी देखती है, ये क्या निकालेगी? आई थिंक ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके मीडियम से हम छोटी बहू बड़ी बहू है ना, ये सीरियल वो सीरियल ऐसे निकालते हैं। यानी कि आप अपने दिमाग से इसके क्या करोगे? इंटरप्रिटेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब आपके दिमाग में जो चल रहा है, के हिसाब से आप क्या बन जाओगे? टाइप के इतिहासकार। इज इट क्लियर? देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए, इससे पहले हमको इतिहास नहीं पता था हमारा। हमको हमारा इतिहास बताने का काम जो है वो कौन किया? तो ना, अंग्रेज किए। तो जब अंग्रेज भारत में आए, आपको लगता है कि क्या वो हमको क्या करके दिखाएंगे? वो हमको गुलाम बनाए थे। जब भी वो हमारे बारे में बातें करते, हमको पा के दिखाते थे, हमको छोटा दिखाते थे। और जब उनके दिमाग में ये चल रहा है, दिखते भी तो डिफरेंट पर्पस से। और ऐसे इतिहासकार को हम बोलते हैं अपनी, क्या बोलते हैं जी? औपनिवेशिक इतिहास। क्लियर? बोलते हैं कॉलोनियल, कॉलोनियल। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आपको बक रहा है, गाली बक रहा है, छोटा दिखा रहा है ना, शिकायत कर रहा है, आप चुप रहोगे क्या? यस और नो? बोलो, चुप रहोगे? कभी नहीं। आप अब इसको क्या करोगे? काउंटर करोगे। क्या करोगे? और कौन काउंटर करेगा? भारत वाले। तो क्यों? इन लोग किसकी शिकायत कर रहे हैं? भारत वालों की। जब भारत वाले इनको काउंटर करते थे तो बोलते थे राष्ट्रवादी भास्कर, नेशनलिस्ट हिस्ट्री। ध्यान से समझिएगा, ये आई नो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके हिस्ट्री के समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। समझ में आ रही है? तो क्या बोलते हैं? नेशनली। क्लियर है? अब देखो, नुकसान ये हुआ सर, इनके वजह से। एग्जाम्पल के लिए, हिटलर जो था, ये पूरा हड़कम मचा दिया WW2 वर्ल्ड वॉर 2 में। जब हड़कम मचाया, क्यों मचाया? बाद में समझ में आया, रेसिज्म के कारण। के कारण जी? नस्ल के कारण। नस्ल का मतलब भेदभाव, गोरे हो तुम काले हो। हाँ, जब रेसिज्म किया, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? आप जिस तरीके की किताब पढ़ते हैं, आप जो चीजें ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपकी दिमाग धीरे धीरे। क्लियर? समझ में आ रही है? मतलब कि आप जो उनको परोसोगे, वही तो वो सीखेंगे। हिटलर बचपन से देखता था कि काले लोग अच्छे नहीं, ये रेस वाले अच्छे नहीं होते, नस्ल के लोग अच्छे नहीं होते। फाइनली उसके दिमाग में बैठ गया। वही रेसिज्म के कारण लोगों को मार। समझ में आ रही है कितना नुकसान हुआ? अब देखो, राष्ट्रवादी की बात करते हैं। ये बेसिकली भारत को आजाद कराना चाहते थे, और आजादी के लिए इन लोगों ने धर्म को अपना रास्ता बनाया। हिंदू धर्म की बात ज्यादा करने लगे। आप देखोगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पार्टीशन, यानी कि पाकिस्तान और भारत। समझ में आ रही है? इनके कारण भी नुकसान हुआ दुनिया को, इनके कारण भी नुकसान हुआ भारत को। तो जब आप बार बार हिंदू 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 रहे हो, कोई एक बगल में बैठा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रही, बैठ रही है। वाह। एंड समझ में आ रही है? धीरे धीरे, मैं भी डिटेल में आऊंगा ना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। धीरे धीरे इन लोग अपने आप को चेंज करने लगे। हम अब ऐसे नहीं सोचेंगे, हम ऐसे नहीं सोचेंगे। ये जो कॉलोनियल इतिहासकार थे, ये अपने आप को बदल लिए। कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज इतिहासकार। अब ये कोई स्कूल, स्कूल का मतलब ये नहीं कि बैग टांगे और चल दिए चलो रे, सब कुछ वो नहीं होता। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो फिलोसफी है तो फॉलो करने वाले को कैम्ब्रिज प्रकार के अपने आप को जैसे भासम साहब जो हैं सबसे बड़े ग्रेट मतलब इतिहासकार माने जाते, तो मैं समझाऊंगा। अब इन लोग जो हैं ये भी अपने आप को बदल दिए। तब आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद जब ये बदले, इन लोग बोले कि अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, अब हमारी जो इतिहास होगी वो इकोनॉमी पर आधारित होगी। आधारित होगी इकोनॉमी पे, आर्थिक। और जब आर्थिक की आप बात करते तो हम बोलते हैं मार्क्सवादी। मार्क्सवादी मार्क्सवादी क्लियर। ये दुनिया में 4 प्रकार के इतिहासकार थे। भारत के पर्सपेक्टिव तो ये 4 प्रकार के क्या थे, जो कि इन साक्ष्य के माध्यम से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का, हमारे इतिहास को, हमारे अतीत को जानने का काम कर। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब देखिए आजकल पिछले 40-50 साल में एक न्यू स्टाइल ऑफ हिस्टोरिकल क्या है, और वो क्या था, खासकर महाराष्ट्र में आप देखोगे तो लोग गांव-गांव जाते हैं, दादा बाबा नाना से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं आपने क्या देखा है, आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही है, क्या हुआ था एग्जैक्ट। और लोगों से पूछने के बाद जो इतिहास लिखते हैं तो बोलते हैं सबल्ट्रान इतिहास। क्लियर है जी? हम जो इतिहासकार पढ़ते हैं वो आज पढ़ते हैं इनको, मार्क्सवादी इतिहास। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, बट यहाँ तक अगर किसी को डाउट है आइए रिवीजन करा देता हूँ। हमने शुरू किया था अपना चैप्टर भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का मतलब हिस्टोरिया क्या वर्ड से निकला हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब होता है जानना, और जानना मतलब क्या जानना, अतीत। बेसिकली अतीत कैसे जानोगे, साक्ष्य के माध्यम से। साक्ष्य क्या होता है समझाऊंगा, पहले 2 पार्ट में आप डिवाइड कर देते हो, तात्विक साक्ष्य का लिखित साक्ष्य। अब इन दोनों साक्ष्य को पढ़ने वाले को इतिहासकार कहते हैं। टेम्परामेंट से वो पढ़ते हैं, उस हिसाब से हमने उन डिवाइड कर दिया। जैसे औपनिवेशिक इतिहासकार, कैम्ब्रिज स्कूल, राष्ट्रवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार, और कई लोग आजकल शुरुआत किए हैं गांव-गांव जाके लोगों से बात करके संस्कृति देख के जानना। ऐसे इतिहासकार को हम सबल्ट्रान इतिहास। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है दिल आगे चलें। क्लियर यहाँ तक? देखो इसको। देखिए आज शब्द प्राचीन ग्रीक, आज आज शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द, प्राचीन ग्रीक शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। क्या से लिया? क्या से नहीं दिख रहा है क्या? ज्यादा लाइटिंग हो गई।
यहाँ तक क्लियर है जी? देखिए, एक हमने हिस्ट्री की बात करी, इसके अलावा एक होता है माइथोलॉजी। क्या होता है? माइथोलॉजी क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, का मतलब क्या है? इतिहास। माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा का मतलब होता है, देखिए मिथ, मिथ का मतलब यानी कि ऐसा जो कि सच है या झूठ है हमको एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रामायण, जैसे एग्जाम्पल के लिए महाभारत, सब क्या है? पौराणिक कथा। क्लियर है? अपन दो चीजें देख लिए। इतिहास शब्द प्राचीन ग्रीक हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है जी? जानना। यानी कि मानव के अतीत को जानना क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास जानने के एक और स्रोत हैं जिसको हम पौराणिक कथा भी, देखिए इसको, पौराणिक कथा भी इतिहास को जानने का स्रोत है। ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं जी? कौन कौन है ऑनलाइन? हाँ, चलिए बाकी लोग लिखिए इस पॉइंट। सेटिंग में आपने पर ऑफिस में दिखा लीजिएगा, कई बच्चों का आप लोग बंद कर दे, ऐप ओपन। दिख रहा है? ये क्लियर हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इधर ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज, महत्वपूर्ण तथ्य अपन को देखना है। सबसे पहला कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर की अगर आप दिनांक देखो, तो आज कौन सा दिनांक है जी? 26 नवंबर। मैं ये लिखने वाला था। हैप्पी संविधान दिवस सभी को। संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आ गया तो बोल दिया। आज का डेट क्या है जी? 26 नवंबर 2025। ये जो 26 नवंबर है, एक से लेके कितने तक जाता है? क्या जो नवंबर है, ये एक से लेके कहां तक जाता है? 12 तक। यानी कि यहाँ पे दिन कितना होता है जी? एक से क्या एक। और माह कितना होते हैं? ये जो कैलेंडर हम यूज करते हैं ना, ये कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। देखते जाइएगा यहाँ पे कोई, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, इसको बनाने का काम किया था पोप ग्रेगरी ने। क्या था? बोलते भी जाओ, लिखते भी जाओ, क्लास एकदम मोनो, ठीक है, कि मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। पोप ग्रेगरी, पोप का मतलब होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े पंडित को माना जाता है, सेम प्रकार से ईसाई धर्म में पोप सबसे बड़े है ना, वो होते हैं। अब पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या आज इसी को फॉलो करती है, ठीक है। ये हमारा ईसाई कैलेंडर होता है, जिसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से। क्या सिर्फ भारत में यही कैलेंडर है? ऑफ कोर्स नो, आंसर इज नो। भारत में आप देखोगे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सारे महीने भी देखने को मिलते हैं। ये जो महीने होते हैं, इसमें आप देखोगे तो दिन है 27 से 28 का दिन होता है। इसके अलावा जो माह है, ये तो एग्जैक्टली 12 महीने।
होता है। भारत में ऐसे कई कैलेंडर देखने को मिलते हैं, जैसे एक है विक्रम संवत कैलेंडर। क्या है जी? विक्रम संवत कैलेंडर। बात हुई 758 एडी में, जब विक्रमादित्य शासक बना था। उज्जैन का शासक है ये, आगे हम पढ़ेंगे। ये जब उज्जैन का शासक बना तब इसने शुरुआत की थी। अब विक्रम संवत की शुरुआत की। कहाँ लिख दूं? लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं जी। पहला हमने देखा विक्रम संवत। क्या देखा? विक्रम संवत। ये भी आज चलता है भारत में, ठीक है। ये 5758 में शुरुआत हुआ था। कंफ्यूज मत होना, क्या होता है सब समझाऊंगा टाइम के साथ। एक विक्रमादित्य करके शासक था। विक्रमादित्य जब शासक बना तब विक्रम संवत की शुरुआत की। क्या शुरुआत की? विक्रम संवत की बात की, ठीक है। उसके बाद लिख ली, इसको समझा लेने दो फिर। उसके बाद सेकंड शुरू होता है जी शक संवत। शक संवत जो है 78 बात होती है। और ये माना जाता है कि चास्तान करके एक शासक था। क्या था? चास्तान जब सत्ता पर आया, जब शासक बना, तब शक संवत की शुरुआत की। शक संवत की। और एग्जैक्टली अगर इसको देखना चाहो, ये विक्रमादित्य जो है जब शकों को हराया था। अभी मैं कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो आगे आपको समझ में आएगा। शक शासक हुआ करते थे, शकों को बेसिकली इसने हराया था। तो हराया था जी, शकों को हराया था, ठीक है। और विक्रम संवत की शुरुआत की, ठीक है। तो ये चीजें आप मैं करवा दूंगा, यहाँ पे आप ऊपर ही लिख लिए रहो। और तीसरा जो है गुप्त संवत की बात हुई है। संवत की बात करोगे, ये आपका 319 एडी में शुरुआत होती है, जब चंद्रगुप्त प्रथम, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम जब 319 एडी में शासक बनते हैं, तब वो किसकी बात करते हैं? गुप्त संवत की। भैया एक जो कि पूरी दुनिया में चल रही है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। दूसरा विक्रम संवत 5758 एडी में जब विक्रमादित्य शासक बने तब। शक संवत जब चास्तान शासक बना और इसने शकों को हराया, फिर शक संवत की शुरुआत हुई। गुप्त संवत में चंद्रगुप्त प्रथम एडी में शासक बना और इसने, आज भी देखोगे तो ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक आप कंप्लीट। डाउट है? शक संवत भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है आज। नोट करिए, मैं करवा देता हूं। देखिए पहला ग्रिगोरियन कैलेंडर, ब्रैकेट में लिखिए ईसाई कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर ब्रैकेट में ईसाई कैलेंडर। देखिए एक लाइन, ईसा मसीह के जन्म से इसकी शुरुआत होती है। ईसा मसीह के जन्म से इसकी शुरुआत होती है। मसीह के जन्म से इसकी शुरुआत। दूसरा लिखिए विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत 5758 एडी। सेकेंड लिखिए विक्रम संवत 5758 एडी। हाँ सॉरी लिखिए
विक्रमादित्य ने शक शासकों को हराकर विक्रमादित्य ने शक शासकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। शक शासकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत की। सेकेंड लिखिए शक संवत। सेकेंड शक संवत 78 AD। शक संवत 20। देखिए शकों के शासक, ये शकों के शासक चास्तान, शकों के शासक चास्तान, शकों के शासक चास्तान 78 AD में, 78 AD में शासक बन, 78 AD में शासक बन शक संवत की शुरुआत की। शासक बन शक संवत की शुरुआत की। दूसरा लिखिए गुप्त संवत। दूसरा लिखिए गुप्त 319 AD। 319 लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 AD में शासक बन, चंद्रगुप्त प्रथम 319 AD में शासक बन शक संवत की शुरुआत किया। सॉरी गुप्त संवत की चल रहा है। चलिए तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अभी हम जो BC और AD यूज करते हैं ये क्या है। देखिए ये 0 पे 10 का जन्म होता है, का जन्म 10 का जन्म होता है। और ये मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात कर रहा हूं जी, बात कर रहा हूं ग्रिगोरियन कैलेंडर। चलिए बात कर रहे हैं हम कैलेंडर की। ग्रिगोरियन कैलेंडर में हम 0 से शुरू करते हैं, 10 के बर्थ, और यहां से ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म को लैटिन भाषा में अगर देखोगे तो बोलते हैं एन डोमिनो। डोमिनो का मतलब होता है इन द एरा ऑफ जीसस। का मतलब होता है द एरा ऑफ जीसस, का मतलब होता है जीसस के काल में। और ये एनो डोमिनो का एडी हमने चुरा लिया, हिंदी में तो इसका जाता है। तो जब यहां से जीसस की शुरुआत हुई, इससे पहले क्या होगा, जीसस से पहले का समय यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो यही क्राइस्ट का हमने कर लिया, तो बोलते हैं ईसा। क्लियर। याद रखिएगा वर्तमान समय में वर्तमान समय में की अगर बात करते हैं तो अब दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म ही नहीं है, दुनिया में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। जब सारे देश के लोग ये बोलने लगे कि हम ईसाई धर्म को क्यों माने, अब इसको हम कॉमन एरा मानने लगे। कॉमन एरा का मतलब कि सबके लिए अब कॉमन हो गया। वर्ड को हम सी तरह यूज करते हैं, कॉमन एरा। और कॉमन एरा से पहले का समय हो गया बिफोर कॉमन। आज या तो आप एडी यूज करो और बीसी और ईसा पूर्व यूज कर सकते हो, और बी कोई भी यूज करो तो ये ऐसे ही यूज करना। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं कि एडी के साथ बीसी, समझ में आ रही है, या सी के साथ बीसी, ऐसे नहीं। साथ ये यूज करो, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो आपकी मर्जी, वो आप यूज कर सकते। क्लियर है जी? अब और लिख देता हूं, और लिखते जाइएगा, है ना, या तो समझ लीजिए, समय दूंगा मैं लिखने, समझना इज मस्ट। अब एक शब्द सुनोगे आप, शताब्दी। कई बार सेंचुरी वर्ड यूज, गेट लवर, पता है सेंचुरी का मतलब क्या होता है जी? ओ लेकिन हाँ, निकालते कैसे हैं ये मैं सिखाऊं। ठीक है, जैसे मान के चलो 17वीं शताब्दी निकालना है, 17वीं नहीं करना,
17 है जी, 17 लिख के 2 जीरो, 100 का 2 जीरो, 17 पूछा, 17 लिखो, 100 का 2 जीरो, इससे पहले का 100 साल, इससे पहले का, क्लियर हुआ। जैसे 18वीं शताब्दी पूछ, 18th सेंचुरी, 18 है तो 18 लिखो, 100 का से पहले का, क्लियर। ये आपका क्या हो गया। लेकिन शताब्दी में दिक्कत ये है, क्या अब मैं जाऊं तो ये है हमारा एडी, ये है हमारा, यहाँ एक ऐसे जा रहा है। मैथ्स पढ़ा रहा हूं आज आप लोग को, संख्या रेखा, नंबर सिस्टम। भैया मुझे ये बताओ, 18वीं शताब्दी, तो पहले मैं 18वीं शताब्दी लेता, ये पता है कि 1800, लेकिन 20 का मैं करूंगा, इस मान लो 20 कर दिया जाएगा ना जी। मान के चलो पहले तो 1800 आएगा, के बाद इधर 1701 आएगा, हो ना, 1701, 1700, 1704, 1799, 1800। आप देखोगे तो ऐसे जाएगा ना, यस और नो, तो ना, पक्का ना। अब इसको कैसे लिखोगे, 1800 से अगर 20 ऐसे लिखो, और एडी में जाना है तो 1701, 1702, 1799, 18, यानी कि अगर क्लियर आउट, बस ये चेंज हो जाता, बाकी निकालने सीख गए। चलो एक बार मुझे समझाओ, 13 शताब्दी होगा जी, 1300 डबल जीरो पहले का 100 और 9, 12वीं शताब्दी। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बोल सकते हैं, बुरा नहीं मानूंगा, इसी की बात कर रहा हूं। 1200 से 1100, कहीं अगर 12 से 1101 हो गया ये, वाह, आया। अब चलते हैं सहस्त्राब्दी, बारे में भी आप कई दफा सुनोगे, सहस्त्राब्दी, मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। कैसे, मान के चलो हमें निकाल, थर्ड मिले, थर्ड सहस्त्र, थर्ड सहस्त्राब्दी, सिंपल है, 1000 का 3 से पहले का 1000 साल है, 3 पूछा है, 3, 1000 का 3 जीरो, 1000 साल। हाँ 100 था तो 100 साल पहले, 1000 था तो, अगर मैं यही पूछ देता सेकेंड का बता दो, सेकेंड सहस्त्राब्दी करके, तो सामने 1000 पहले, क्लियर, नी डाउट। ये आपको 3 कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर कोई डाउट है भैया, एक आपको 20 समझा दिया, आपको शताब्दी समझा दिया, सहस्त्राब्दी समझा दी। चलो यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, नोट डाउन करिए।
जल्दी। पता नहीं जी कैसे दिख। अब देखिए तो ठीक जा रहा है। चलो दिख। ऐसे ही पढ़ाऊंगा बिना। हो गया, दीप्ति बड़ा हंस रही है। चलो चलो लिखिए इसको। हो गया, लिख लिए। आगे चलें बच्चे, अपन इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सुनिए इधर, इधर सुनिए इधर। अब बढ़िया दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या आता है, लिखित साक्ष्य में। बट ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हर टॉपिक के साथ पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस करो मजाक, अब पढ़ लो। मैं तो गोरा हूं। कौन एंगल से करीबा दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ। चलिए देखिए इधर, अपन को इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है जी। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा एनालिसिस करवाऊंगा, और बाद में जब हम टॉपिक पे जाएंगे पर्टिकुलरली हम साक्ष्य के बारे में पढ़। क्लियर है? अब अपन को साक्ष्य के बारे में देखना है। तो ये इतिहास को जानने के स्रोत होने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको अभी तक दो स्रोत बताया है, तात्विक होता है और एक साहित्यिक। दूसरा स्रोत होता है विदेशी विवरण। अगर कोई विदेशी, अगर भारत में अगर कोई विदेशी, आरती उठा के फेंक से पढ़ाई करिए। अगर कोई विदेशी विवरण, अगर कोई विदेशी अगर मान लो भारत में आ रहा है, ठीक है, ये जो अकाउंट है, यानी कि वो रहा है, वो जो समाज के बारे में बता रहा है, वो बेसिकली हम विदेशी विवरण के बारे में देखते हैं। क्या क्या होता है, ज्यादा नहीं बोल। पुरातात्विक स्रोत जो है उसमें हम देखो एक अभिलेख मिलता है। अभिलेख का मतलब होता है पाल पे कुछ लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? पाल पे अगर कुछ लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं अभिलेख। इसके अलावा मान लो खुदाई हो रही है, सिक्के मिल गए, ठीक है, हमें मान लो कॉइन्स मिल गए, तो हम क्या बोलते हैं, मुद्राएं। इसके अलावा कुछ हमें भवन मिल गए, बिल्डिंग्स मिल गया, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे
सारी चीज आप पुरातात्विक सूची के अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन और भौतिक अवशेष भी आपको मिल सकता है। जैसे कुछ सामान मिल गए, खिलौना मिल गया, है ना, कुछ हड्डियां मिल गया, जैसे घोड़े की हड्डी मिल गई, बैल की हड्डी मिल गई। तो ये सारी जो साक्ष्य हैं के माध्यम से हम स्टडी करते हैं, तो बोलते हैं पुरातात्विक। दूसरा होता है जी साहित्यिक। साहित्यिक स्रोत आप देखोगे या तो भारत के लिखा है या तो फिर विदेशी लोगों ने लिखा है। अगर भारत के लोगों ने लिखा है तो इसको बोलते हैं देसी स्रोत, और अगर विदेशियों ने लिखा है तो क्या बोलते हैं, देसी स्रोत। भारत के देश में भी देखोगे धार्मिक ग्रंथ होते हैं और कुछ गैर धार्मिक ग्रंथ होते हैं। धार्मिक ग्रंथ का मतलब है जिसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ है, जैसे बौद्ध ग्रंथ, जैसे जैन ग्रंथ और जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। तो अगर ये तीनों, ठीक है, अगर ये तीनों ग्रंथ हैं, अगर धर्म के बारे में कोई लिखा हुआ है, जैसे अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो उनको हम बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे गैर धार्मिक में बाण भट्ट द्वारा एक किताब लिखा गया है, हर्षचरित। हम आगे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर्षवर्धन जो है 606 से लेके 647 तक भारत पे शासन किया था, और बेसिकली उस टाइम पीरियड पे उसके बारे में एक लिखा गया है, तो हम हर्षचरित्र के नाम से जानते हैं। बेटा आज बस देख लो, है ना, कल से मैं बोर्ड में ही लिख लूंगा या इसको बैक करवा लूंगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ आप समझ, पता नहीं ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो बेसिकली देसी स्रोत को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक, जैसे हर्षचरित्र और अर्थशास्त्र। चाणक्य के बारे में हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी, और वहां पे उन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो गैर धार्मिक किताब हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ग्रंथ। इसके अलावा हम विदेशी स्रोत के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे एक हम पढ़ेंगे प्लिनी। प्लिनी ने अपना किताब लिखा है, इसको बोलते हैं नेचुरल हिस्टोरी। क्या बोलते हैं जी? देखिए आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन फ्यूचर आएगा ही, अब सिर्फ नाम सुनते रहिएगा। ठीक, प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिया लिखा गया है। ये विदेशी लेखक थे जिन्होंने ये बुक लिखा है, इससे भी हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसके अलावा विदेशी विवरण में देखोगे तो ग्रीक से कई लोग भारत में आए, जैसे आप देखोगे सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ था। ठीक है, मेगस्थनीज भारत में आता है, और ये जो मेगस्थनीज है, मेगस है, इसने किताब लिखी थी, इसका नाम है इंडिका, और इस इंडिका से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। इसके अलावा रोमन है वो भारत आए, जैसे रोमन में देखोगे तो प्लिनी ही था, इटली। इसके अलावा चाइनीज से भारत में आए, जैसे वेनसांग आया था, वेनसांग आया था, वेंगजांग भी आया था। तो इसके बारे में हम देखते हैं, और इन लोग जो भारत में किताबें वगैरह लिखते हैं, बेसिकली मैं पूरे ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं। साक्ष्य हैं इतिहास को पढ़, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी। पुरातात्विक का मतलब खुदाई से कुछ अगर मिलता है तो हम, अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है, अगर वो भारत के लोगों द्वारा लिखा है तो, अगर विदेशियों द्वारा लिखा गया है तो, इसके अलावा विदेशी विवरण जैसे ग्रीक, रोमन, चाइनीज, कोई अगर व्यापार कोई ट्रेवलर आता है, अगर यात्री आता है और भारत के बारे में कुछ लिखता है, तो वहां से भी है जानकारी। ये रहा आपका चैप्टर 1। होप आपको समझ के बारे में। एक लास्ट 5 मिनट का टॉपिक और है, 5 मिनट बैठे रहिएगा। बेसिकली भारतीय इतिहास का काल विभाजन अपन, बेटा अब यहाँ पे देखो, इधर अब सही है, पर चेक करिए तो। बेसिकली भारतीय इतिहास को हमारे साक्ष्य मिले हैं, जितने भी साक्ष्य मिले हैं के आधार पर बांटा गया है। तो भी हमें साक्ष्य मिला, भले ही पुरातात्विक साक्ष्य हो, वो भले ही साहित्यिक साक्ष्य हो,
या फिर वो भले ही क्या हो, विदेशी विवरण हो, सबको एक साथ कंपाइल करके हमने पूरे इतिहास को हिस्सों में डिवाइड किया है। तो बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल का है ऐतिहासिक, तो बोलते हैं जी इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, तो बोलते हैं हिस्ट्री, और इसको बोलते हैं क्लियर। ये प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जहां पे कोई लिखित साक्ष्य, हमने क्या पढ़ा, दो साक्ष्य, कौन कौन सा, पुरातात्विक और लिखित, अरे लिखित अभी बोलो, पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं, पुरातात्विक तो पढ़ने के दो ही रीजन, दो ही तरीके, कौन कौन सा, पुरातात्विक, अगर लिखित नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य पढ़ना, क्लास में हम टीचर की शिकायतें करके पल्ली उड़ा रहे थे, हम पढ़ना सीख ही नहीं पाए, हम क्या हो गए, आद्य इतिहास है, सबको बोल, ये क्या हो जाएगा, लिखित साक्ष्य है बट पढ़ना हमको नहीं आता। दूसरा है लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ना भी, लिखित साक्ष्य भी है और हम पढ़ना भी, इट क्लियर। अब यहाँ पे देखो हमारा एक ही टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी पाषाण काल, नाम है, यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे भी एक ही टॉपिक है, हड़प्पा का घाटी, यहाँ पे टॉपिक है, कौन कौन सा तीन टॉपिक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक, या ये आपका इंट्रोडक्शन आज, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा बट ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको समझने में, इतिहास को समझने में हेल्प करता है, क्लियर जी। तो शुरुआत हमने किया इतिहास की जानकारी से, इतिहास को कहते हैं, उसके बाद हमने को देखा कि इतिहासकार होते हैं, उसके बाद हमने साक्ष्य देखा, किस किस साक्ष्य से हम पढ़ सकते हैं, सबके आधार पर इतिहास को हम वर्गीकृत किया हिस्सों में, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक को और ऐतिहासिक को हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ना, और हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य और पढ़ना, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर है जी। कल से हम शुरू पाषाण, अगर किसी को यहाँ तक डाउट है,